नमस्कार दोस्तों, कृषि गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो वाटर और इरिगेशन का कॉन्सेप्ट, उसकी इम्पोर्टेंस और उसका स्कोप। क्योंकि वाटर वो एसेंशियल इनपुट है जो लिमिटेड है, जिसको क्रिएट नहीं किया जा सकता। जो फ्रेश वाटर है उसका लगभग 90% खेती में प्रयोग होता है। तो इसलिए वाटर का कॉन्सेप्ट खेती के माध्यम में और भी ज़रूरी हो जाता है। अब वाटर की इम्पोर्टेंस क्या है? क्योंकि एक लिमिटेड रिसोर्स है, और जब लिमिटेड रिसोर्स है तो इसके लिए हमें इसके मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि बिना मैनेज किए हम इसको क्रॉप की डिफरेंट ग्रोथ स्टेजेस के आधार पर पानी दे नहीं सकते, और जब पानी ग्रोथ स्टेज के आधार पर नहीं दे सकते तो हमारे लिए एग्रीकल्चर करना मुश्किल हो जाएगा। तो वाटर क्या है? एक एसेंशियल इनपुट है, not only for agriculture but for industry, power generation, लाइवस्टॉक एंड डोमेस्टिक नीड। और जब इतनी चीज़ों में काम आता है तो अल्टीमेटली हम ये क्या कह सकते हैं इसको, कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अपॉर्चुनिटी है या इनपुट है, जो व्यक्ति की सोशो इकोनॉमिक दोनों कंडीशनों को सुधारता है। अब जब ऐसा करेगा तो हमें वाटर को अवेलेबल कराना पड़ेगा, और उसके लिए सबसे ज़रूरी है टू स्टोर एंड रेगुलेट वाटर रिसोर्सेज फॉर फर्दर यूज। यानी जो पानी हमारे पास है उसको अगली पीढ़ी तक या अगले सीजन तक कैसे हम उसको बचा के रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। फिर है बैलेंस इक्विटी इन डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब ये है कि वाटर का प्रॉपर एलोकेशन करना पड़ेगा हमें। किसके आधार पे? एरिया के आधार पे और क्रॉप के आधार पे। उसके बाद आ गया एफिशिएंट यूज़। एफिशिएंट यूज़ कब कर पाएंगे? कि हमारा मिनिमम परकोलेशन लॉस हो और मिनिमम ही हमारी सीपेज लॉसेज हो। तो उस वाटर के यूज़ को हम क्या कहेंगे? एफिशिएंट यूज़ कहेंगे, यानी वाटर की एफिशिएंसी को बढ़ा के रखेंगे। नेक्स्ट है ऑप्टिमाइज्ड यूज़। ऑप्टिमाइज का यूज़ ये है कि वाटर की जितनी रिक्वायरमेंट होगी क्रॉप की, हम उतनी ही उसको सप्लाई दे पाएँ। यानी हर ग्रोथ स्टेज पे वाटर की जहाँ जहाँ जितनी रिक्वायरमेंट होती है हम वो एश्योर्ड इरिगेशन से दें, तो वो होगा उसका ऑप्टिमम यूज़। इकोनॉमिकली वाइबल मैनेजमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जितना वाटर पे हम खर्च करते हैं उसकी कॉस्ट बेनिफिट रेशो हमेशा पॉजिटिव में आए। तो ये इकोनॉमिकली वाइबल मैनेजमेंट हुआ वाटर का। उसके बाद आता है जुडिशियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके लिए क्या होगा कि वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन हमें बिना किसी भेदभाव के एक समान करना होगा। तो वो क्या कहलाता है? जुडिशियल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। फिर है रिसोर्स कंजर्वेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्यूचर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं एग्रीकल्चर की, डोमेस्टिक यूज़ की, उनको ध्यान में रखते हुए हमें वाटर को कंजर्व करना है, ताकि अगर फेमाइन जैसी स्थिति आती है तो हमारे पास वाटर की स्टोरेज हो। और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट कि हमें वाटर को प्रोटेक्ट करना है, किससे? ओवर यूज से, ताकि ओवर यूज़ ना हो, सेकेंडली उसका मिसयूज़ ना हो। और जब ये दोनों रहेंगी तो हमारे पास इन्वायरमेंट सेफ्टी रहेगी। इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस एंड इनसफिशिएंट वाटर। अब ये बड़ी गंभीर विषय है, क्योंकि हमारे पास पहले ही वाटर शॉर्ट है, और उसमें भी क्या दिक्कत है कि कहीं कहीं तो वो एक्सेस सप्लाई हो जाती है और कहीं कहीं वो इनसफिशिएंट होता है इरिगेशन, जिसमें कि क्रॉप प्रोडक्शन को वो सीधा डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? अवॉइड करनी पड़ेंगी वो कंडीशंस जिससे कि ना तो एक्सेस हो और ना ही इनसफिशिएंट इरिगेशन रहे। और जब एक्सेस इरिगेशन रहता है इसकी तो और भी ज़्यादा बड़ी दिक्कत है, क्योंकि वो जब एक्सेस वाटर होगा तो वो लीच डाउन होगा, सीपेज होगा, तो वो क्या कर जाता है? लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की वेस्टेज होती है। जो हमने इनपुट अप्लाई किए होते हैं न्यूट्रिएंट्स, उनको लीच डाउन कर ले जाता है। एनारोबिक कंडीशंस होती है तो माइक्रोब्स मरना स्टार्ट हो जाते हैं, उनके लिए वो कंडीशंस अच्छी नहीं होती। और फिर जो एक्युमुलेशन हो जाती है वाटर की, उसको ड्रेन करने के लिए हमें अलग से खर्चा करना पड़ता है। और जो वाटर अंडरग्राउंड वाटर हमने
हार्वेस्ट किया था, हमने निकाल लिया था, उसके कारण क्या होता है कि क्रॉप के अंदर सैलिनिटी और एल्कलिनिटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि जो भी वाटर हम नीचे से लिफ्ट करेंगे उसके साथ कोई ना कोई साल्ट ज़रूर होगा और जो सैलिनिटी और एल्कलिनिटी को बढ़ाएगा। तो जो इनसफिशिएंट इरिगेशन है रिड्यूस करता है फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शंस को, क्योंकि फूड ग्रेन का प्रोडक्शन तो तब होगा जब वाटर की अवेलेबिलिटी होगी। तो यील्ड का लॉस हुआ, क्वालिटी का लॉस हुआ, अल्टीमेटली फेलियर के चांसेस भी हो जाते हैं क्रॉप की। अब हमें ये भी पता है कि वाटर एक लिमिटिंग रिसोर्स है, क्योंकि ये अलग अलग सेक्टर्स में इसकी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, पावर जनरेशन, अर्बन और ह्यूमन डोमेस्टिक यूज़। इतनी सारी चीज़ें होती हैं तो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाता है, कॉम्प्लेक्स इंटररिलेशन हो जाता है कि जिससे बेसिक नीड्स को पूरा करना बहुत मुश्किल होता है। और उन बेसिक रिक्वायरमेंट को जब पूरा करते हैं तो हमें लोगों की ज़रूरत पड़ती है और वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक साधन बनता है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि वाटर की डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई जाएगी। तो इसलिए हमें किस चीज़ का अध्ययन करना ज़रूरी होगा या किस बात पर हमें ध्यान देना ज़रूरी होगा, वाटर के पोटेंशियल पर और उसके कंट्रीब्यूशन पर, ताकि एग्रीकल्चर में होने वाली आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके और पॉपुलेशन का भरण पोषण किया जा सके। अब है सोर्सेज ऑफ वाटर। रेनफॉल क्या है? अल्टीमेट सोर्स है वाटर का। और वाटर को जब उसकी अवेलेबिलिटी पे हम देखते हैं तो दो तरह से करते हैं हम, सरफेस वाटर और सब सरफेस वाटर। अब सरफेस वाटर कौन सा हुआ? जो सरफेस के ऊपर दिखता हो, जो रिवर्स में है, टैंक्स में है, पॉन्ड्स में है, स्नोफॉल्स में है, ये वाटर कौन सा है? सरफेस वाटर कहलाता है। और सब सरफेस कौन सा होता है? जो ज़मीन के नीचे होता है, अंडरग्राउंड वाटर होता है, जो वेल से हम ट्यूबवेल से बाहर निकालते हैं, तो वो सब सरफेस वाटर हुआ। अब सब सरफेस वाटर और वाटर दोनों होने के बाद ये पानी आता किससे है? पानी आता है ये रेनफॉल से। और रेनफॉल 4 अलग-अलग सीज़न्स में हमें प्राप्त होती है। पहला है विंटर, यानी फरवरी और जनवरी के मध्य जो होती है, वो 1 महीने 1.5 महीने के दौरान वो विंटर रेनफॉल कहलाता है। समर हॉट वेदर पीरियड में, यानी मार्च से मई के बीच में जो बारिश होती है, यानी वीट और मस्टर्ड की कटाई के बाद जो होती है, वो क्या कहलाती है? समर रेनफॉल कहलाती है। सबसे इम्पोर्टेंट साउथ वेस्ट मानसून, जो जून से सितंबर के बीच में होती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट रेनफॉल होती है। और रबी सीजन की जो बारिश होती है उसको नॉर्थ ईस्ट मानसून कहते हैं। और ये हमें अक्टूबर से दिसंबर के बीच में मिलती है, यानी रबी क्रॉप्स की सोइंग के टाइम से लेकर उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ तक जो होती है, वो बारिश रबी की बारिश कहलाती है। अब उस बारिश के मैनेजमेंट को, उस वाटर के मैनेजमेंट को हम एक ही तरीके से स्टोर कर सकते हैं और क्रॉप की अलग अलग स्टेजेज पे दे सकते हैं, वो है इरिगेशन के द्वारा। इरिगेशन को क्या कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर, कि पानी की बाहर से सप्लाई करना जिससे कि क्रॉप ग्रोथ और फूड सप्लीमेंट की कमी ना हो। और अंडरग्राउंड वाटर का जो कंट्रीब्यूशन होता है उसके बाद जो पानी सप्लाई करते हैं वो इरिगेशन कहलाता है। अब इसको हम सिंपली एक चीज़ और भी कह सकते हैं कि वो वाटर जो नेचुरली रेनफॉल के बाद हम आर्टिफिशियली देते हैं, वो वाटर क्या कहलाता है? इरिगेशन वाटर कहलाता है। अब मैनेजमेंट किसे कहेंगे? मैनेजमेंट उस चीज़ को कहते हैं हम डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ को एक साथ इकट्ठा करते हैं ताकि उसका बेटर और एफिशिएंट यूज़ कर सकें। तो इरिगेशन मैनेजमेंट क्या हुआ? पानी का मैनेजमेंट हुआ कि एलोकेशन कब करना है, उसका मैक्सिमम बेनिफिट कब मिल सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी, फिर उसका एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा, मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, इवैल्यूएशन करना पड़ेगा। और अगर कोई दिक्कत है तो उन चीज़ों को रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। ये सारी पद्धतियाँ क्या कहलाती हैं? इरिगेशन मैनेजमेंट के अंतर्गत आती हैं। अब इरिगेशन मैनेजमेंट करेंगे तो एक बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आती है, क्योंकि हमने बहुत सी चीज़ों का अध्ययन किया। तो इसमें सोइल की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज भी आती हैं, क्रॉप की बायोलॉजी भी आती है कि क्रॉप में एनुअल है, बाइनियल है, पेरिनियल है, डीप रूटेड है, शैलो रूटेड है,
क्वांटिटी ऑफ अवेलेबल वाटर कि हमारे पास है ही कितना पानी, उस पानी की फिर एप्लीकेशन कि किस तरीके से हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, किस मेथड से अप्लाई कर सकते हैं, क्लाइमेटिक और मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं वो कैसे इफ़ेक्ट करेंगे क्रॉप की ग्रोथ को, उसकी जर्मिनेशन को, उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ को, उसकी मैच्योरिटी को। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी और ये सारी चीज़ किस पर डिपेंड करेंगी, इन्वायरमेंटल कंडीशंस में। और जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होगा तो हमें अपने इरिगेशन को भी चेंज करना पड़ेगा। अब इरिगेशन मैनेजमेंट की मुख्य बात क्या कहलाएगी, इसका मतलब हम जिसको मोटे शब्दों में कह सकते हैं कि ये एक वो प्रोसेस है जो कॉम्प्लेक्स होती है, जिसमें आर्ट और साइंस दोनों लगाई जाती हैं। वो कैसे कि किसान जब ये देखता है कि उसके जो चैनल्स हैं वो लीक हैं, वीड इन्फेस्टेशन ज़्यादा है, एप्लीकेशन वाटर की कब कब हुई, तो उन चीज़ों को चेक करने के लिए, उनको कम करने के लिए किसान क्या करता है, अपने स्किल्स को डेवलप करता है, डिफरेंट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करता है। और वो सारी प्रैक्टिसेस क्या कहलाती हैं, आर्ट कहलाती हैं, और वो तरीके साइंस कहलाते हैं, जिन तरीकों के माध्यम से किसान इरिगेशन को बेटर मैनेज कर पाता है। क्योंकि इरिगेशन मैनेजमेंट में इरिगेशन की स्ट्रक्चर्स आती है, उसके कन्वेंस के तरीके आते हैं, रिजर्वायर्स आते हैं, सोशल सेटअप आता है, उसके अंदर इरिगेशन पॉलिसीज आती हैं, इरिगेशन एसोसिएशंस आती हैं, फार्मर का पार्टिसिपेशन आता है, कॉस्ट ऑफ इरिगेशन सिस्टम आती है। तो ये एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक प्लस सोशल प्लस साइंटिफिक स्टडी होती है या इंट्रैक्शन होती है, जिससे हम इरिगेशन का मैनेजमेंट करते हैं। और किसी सक्सेसफुल इरिगेशन प्रोजेक्ट पे अगर सक्सेस आती है तो उसके अंदर ये सारे पैरामीटर्स इन्वॉल्व होते हैं और ये सारे अच्छी तरह वर्क करते हैं, तभी कोई पायलट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो पाता है। अब बात आती है, अगर हम इसको सिंपली इरिगेशन मैनेजमेंट को कहें तो एक सिस्टमेटिक अप्रोच है, जिसके अंदर हम सोयल को, प्लांट को और वाटर का प्रॉपर मैनेज करते हैं, ताकि स्पेक यानी सोयल, प्लांट, एटमॉस्फेरिक कंटेनर बना रहे। और हमारा लास्ट गोल यही रहता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन मिले, लेस हमारे इनपुट्स लगे और वाटर का जुडिशियस यूज़ हो। वो क्या हमारे इरिगेशन मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है मेरे लफ्ज़ों में मेरे दर्द बंधे हुए, इसलिए जुबां चुप है, होठ बंधे हुए। वक्त के मुताबिक और भी ज़रूरी काम है, सबके अपने हिसाब से हैं हाथ बंधे हुए। हम हैं कि आईने से शिकायत भी नहीं करते, मेरी आँखों में ही है कुछ सजर बंधे हुए। अब न बातों में मज़ा न आँखों में एहसास, धुंधली सी किसी दास्तान में है रिश्ते बंधे हुए। क्या लाज़मी है हर बात तुम्हारे मुताबिक हो, माही रहने दो बस सब उफान दिल में बंधे हुए। तो दोस्तों, इसके बाद हम वाटर मैनेजमेंट में इरिगेशन के विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।